स्टूडेंट आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्लास आप +1 के स्टूडेंट जो भी मैट्रिक में पास हुए हैं, 10th पास की है और उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज की है और अकाउंटिंग उनके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। तो और थिंकिंग जो +1 से +2 में हुए हैं, उनके बहुत सारे कंसेप्ट अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि पहली बार अकाउंट्स पढ़ा जाता है। ठीक है। और क्योंकि जब उनसे हम मिलते हैं तो वो पूछा जाता है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में भी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। हालांकि वो अच्छे मार्क्स उनके आगे हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने उनकी जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो उनको इस क्लास के अंदर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और ये कोर्स इसीलिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। और ये कोर्स केवल +1 +2 के लिए नहीं है, और बीकॉम के लिए, बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट जो आर्ट्स से बिलोंग करते थे और उन्होंने कॉमर्स चूज की है, और CUET के एग्ज़ाम जो एंट्रेंस देने वाले हैं, उनके लिए भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट हैं उनको बड़े बारीकी से यहाँ पर किया गया है, ताकि उनको अच्छी तरह से अकाउंट्स की नॉलेज हो सके। क्योंकि एक माइंड में एक बात सेट कर लेनी चाहिए कि इंटेलिजेंट कौन है, रिपीट ऑफ द थिंग्स। जब कोई रिपीट थिंग्स हो जाती हैं, बार बार हमारे आंखों के सामने आती है चीज, हमें सुनने में मिलता है, तो डेफिनेटली वो हमारे माइंड में एक एक प्लेस ले लेती है। तो ये बात ध्यान में रखना कि इन साइट इन माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ जी, अकाउंटिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग को हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग, आई थिंक स्क्रीन विजिबल हो रही होगी आपको। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, measuring, classifying, verifying, summarizing, interpreting and communicating financial information। कहता काउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है। और उनको इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है, उनको मेजर करना होता है। ठीक है। और मेजर करने के बाद ही उसे हम रिकॉर्ड कर सकेंगे, पहले से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इसके अंदर कहने का मीनिंग, जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, उन्हें पैसे में मेजर किया जा सकता है, फिर ही हम उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है। और उनको क्लासिफाइंग का मीनिंग होता है अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेना, लेजर प्रिपेयर करना। ठीक है। तो बेसिकली आप 3 पॉइंट ऑफ इस पे ध्यान देना। एक, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग करना, मेजरिंग करना, क्लासिफाई करना और समराइजिंग। हमने यहाँ पर जब 4-5 पढ़ लिए हैं, लेकिन इसमें मेन क्या आ गया? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। क्योंकि अकाउंटिंग इन्हीं के बदले चलती है, इसी के आधार पे आपकी बैलेंस शीट बनेगी। रिकॉर्डिंग में आप जनरल एंट्री पास कर रहे हो, क्लासिफाइंग में अकाउंट बना रहे हो, और समराइजिंग के अंदर आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो। ठीक है। तो ये चीजों को, इसको हमने बहुत ही, हमारी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट रहा है, वो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। और ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि AICP का पूरा नाम क्या है। ये देखिए, इंस्टीट्यूट का नाम है AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इसने डेफिनेशन दी है कि काउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जो मैंने भी 3 पॉइंट बताए आपको। काउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। एक पर्टिकुलर मैनर से रिकॉर्ड करना है, उनको क्लासिफाई करना है, उनको समराइज करना है, एंड टर्म्स ऑफ मनी। और ये सब कुछ पैसे में होगा, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स से रिलेटेड होगा। अब बच्चे, एक बात मैं आपको और कहूँ, जितनी भी ये टर्म है, खासतौर के +1 के बच्चों के लिए, +2 के उन्होंने कुछ बच्चों ने सीखा होगा, ट्रांजेक्शन्स है, इवेंट्स है, कुछ याद आया होगा उनको। लेकिन +1 बच्चों के लिए अब ट्रांजेक्शन्स क्या है, इवेंट्स क्या है, ये बच्चे आप धीरे धीरे इससे गो थ्रू हो जाएंगे। हम आने वाले लेक्चर के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर हम इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो एक बार आप समझें कि जो ट्रांजेक्शन इवेंट्स है वो पैसे में मापा जा सके, जैसे मनी में मापा जा सके, उन्हीं को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। और उनके बाद जब अपन समराइज करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनती है, उनको रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करेंगे कि क्या प्रॉफिट क्यों रही, लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना रहा, इसके पीछे कितना क्या कारण रही। इन चीजों को हम यहाँ पर समझते हैं। अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन रूप में हमारे सामने आती है फिर। तो इन सिंपल टर्म में आप ये भी कह सकते हो, अकाउंटिंग इज एन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखो, यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन दी है, लेकिन मैंने आपको एक एक वे बताया है कि आपको अकाउंटिंग को समझना क्या है।
ठीक है, आप दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, मिलेगा उनको, उनमें भी आपको यही कुछ। इसके अलावा अब मैंने बताया जैसे आपको अकाउंटिंग इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, इसी चीज़ को मैं आपको डिफाइन करूंगा। उन डिफाइन करने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट और भी बताना चाहूंगा एक्स्ट्रा। ये है अकाउंटेंसी, फिर है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बात हमने अभी की है। अब अभी आपने बात की थी कि काउंटिंग एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। आप सिंपल अगर कहें तो बुक कीपिंग का जो काम होता है वो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड ही है। ठीक है, आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हो बिजनेस में, जो भी सेल परचेज, किसी को सैलरी देते हो, वेजेस देते हो, पेमेंट कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, है ना, उन सभी को आप डॉक्यूमेंट के आधार पर क्रोनोलॉजिकल वे से रिकॉर्ड करते हो। क्रोनोलॉजिकल का मीनिंग क्या होता है? टाइम बेस। क्या है? टाइम बेस। टाइम बेस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू टाइम उन्हें आप रिकॉर्ड करते हो। तो बुक कीपिंग जहां खत्म होती है वहां पर अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि क्लासीफाई के बाद आप ही समराइजिंग करते हो। आप कई बार ये भी आता है कि वेयर द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं कि बुक कीपिंग का काम नहीं हुआ तो अकाउंटिंग पूरी नहीं हो सकती, अकाउंटिंग नहीं की जा सकती। आप डाटा का समराइज यानी कि बैलेंस शीट कैसे बना सकते हो आप? ठीक है, तो यही वे है कि आप ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग भी है, क्लासीफाइंग भी है। और इसके बाद हमारे पास ये पोर्शन जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे दिया हुआ है, अकाउंटेंसी। अब जो भी ये काम कर रहे हो आप, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग का, इन सब के पीछे कुछ रूल रेगुलेशन है, थ्योरेटिकल है। इट includes the theoretical knowledge, standards and regulations that govern accounting practice, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस को गवर्न कर रही है, अप्लाई कैसे आपको, उनको रूल को इसमें यहाँ पर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के अंदर क्या आ गया? थ्योरेटिकल नॉलेज, तभी आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे। इनकी कहने का मीनिंग इसके अंदर एंटायर स्पेक्ट्रम, मैं देखो इसमें आपको रिवर्स वे से लेके जा रहा हूँ, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ रिकॉर्डिंग, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, एनालाइजिंग कैसे करना है, इंटरप्रेटिंग कैसे करना है, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीजें, सब टर्म्स अकाउंटेंसी के अंदर शामिल हो जाती है। इसके बाद इसका डिफरेंस भी है जो डिस्कस करेंगे, मैं डिफरेंस को यहाँ पर ओमिट करता हूँ, लेकिन आपको जो अकाउंटिंग अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन के आधार पर उसकी जो प्रोसेस है वो मैं हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ये देखो प्रोसेस आ गई। तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? इन इंडिया फॉलोज अ वेल डिफाइंड सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है, एक क्रम है जिसमें आप काउंटिंग करते हो, एंश्योरिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर कैप्चर, जिसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कैप्चर समझा जाता है और उन्हें एक मीनिंगफुल वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके आते हैं। तो उसका हमने उस स्टेप को कैसे ब्रेक डाउन किया आप देखेंगे। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस। आपको ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि जो भी फाइनेंशियल इवेंट हुआ है वो बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। जैसे आपने सेल की, आपने कोई मशीन, इन्वेंट्री पर, इन्वेंट्री का मीनिंग होता है स्टॉक, जो आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, ठीक है, वो चीज आ जाती है। तो ऐसे ही कोई सप्लायर को आपने पेमेंट की है और सैलरी पेड की आपने एम्प्लॉयज को, ये चीजें इसके अंदर पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे। ये सेकंड पार्ट था रिकॉर्ड करने का। तो यहाँ पर आपने जो भी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई की है उसको डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। आपने देखो प्लस टू के बच्चों को पता होगा, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट बीकॉम के आए हैं उनको भी ये पता होगा कि कैसे हम रिकॉर्ड करते थे। हाँ, प्लस वन वालों के बच्चों के लिए नई बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्ची, मैं आपको यही कहूंगा। हाँ जी, इसके बाद आप देखते हैं रिकॉर्डिंग करने के बाद, देखो एक चीज और भी देखोगे आप, यहाँ पर मैंने डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको समझने मिलेंगी। ठीक है ना, कोई भी चीज अकाउंटिंग, मैंने पहले बताया कि लैंग्वेज ऑफ टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग, ये लैंग्वेज ऑफ क्या है, बिजनेस है। ठीक है ना, बिजनेस, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में टर्मिनोलॉजी होती है। ये सब चीजें हम टर्मिनोलॉजी के अंदर सीखेंगे, आज के लेक्चर में कुछ टर्म्स हम लेके आएंगे। इसके बाद आता है पोस्टिंग टू लेजर काउंट। जो भी आपने रिकॉर्डिंग की है, जर्नल एंट्री की है, उसे हम उसके अकाउंट्स बना लेंगे। तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जर्नल इज देन ट्रांसफर टू इंडिविजुअल लेजर। ठीक है, एक अलग अलग अकाउंट्स में से लेके जाएंगे, क्योंकि लेजर का रियल मीनिंग यही होता है, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ अकाउंट्स क्या है, वो लेजर ही होता है। तो
ईच काउंट एक स्पेसिफिक कैटेगरी के संबंधित हो सकता है, वो कैश से संबंधित हो सकता है, वो इन्वेंट्री से संबंधित हो सकता है वो अकाउंट पेबल से संबंधित हो। ये सारी चीज हम टर्म हम सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रायल बैलेंस। जो भी आपने अकाउंट्स बनाए उनके आधार पे आप एक पर्टिकुलर मंथ या क्वार्टर में एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? बेसिकली हमारी मैथमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, मैथमेटिकली एक्यूरेसी की आपने डेबिट क्रेडिट सही किया हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग का एक रूल होता है, ट्रांजेक्शन का रूल है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ड्यूल एस्पेक्ट। ठीक है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ड्यूल एस्पेक्ट। इस ड्यूल एस्पेक्ट का मीनिंग ये होता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट। इसी वजह से ट्रायल बैलेंस मिलता है, इसी वजह से बैलेंस शीट मिलती है। अगर हमने डेबिट क्रेडिट प्रॉपर ढंग से नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होएगा, तो बैलेंस शीट का तो सवाल ही खत्म। हम यहीं पर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा। इसके बाद हमारे पास हमने कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह होती हैं, कई बार वो नहीं रिकॉर्ड की हुई। ठीक है, डे टू ट्रांजेक्शंस होती हैं, किसी ने कुछ गुड्स वापस कर दी और रिकॉर्ड नहीं, प्रॉपर बेसिस से रिकॉर्ड नहीं किया गया, सेल में एडजस्ट नहीं किया गया, तो एडजस्टमेंट एंट्री है वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारे अकाउंट्स एक समराइज रिकॉर्ड होते हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का काम अधूरा ही है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई हमने। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग करना पड़ता है कि जो भी हमारे पास रिजल्ट आए उन पर कंपनी सोच विचार करेगी कि इस पे ये परफॉर्मेंस कंपनी की रही है, बिजनेस की ये परफॉर्मेंस रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। इन्हीं को हमने एक प्रोसेस के वे में आप देखोगे, ये हमने स्टेप्स दिए हैं कि आइडेंटिफाई रिकॉर्डिंग, प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्री, फिर लेजर प्रिपेयर करना, फिर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, ट्रायल बैलेंस बनाया आपने, फिर कुछ वर्कशीट हो सकती हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकते हैं, फिर आप एडजस्टमेंट एंट्री करके फाइनल अकाउंट बनाते हो और अपनी बुक्स को क्लोज कर देते हो। ये फाइनल स्टेप दिया गया, हालांकि इन्हें आप 7 स्टेप में भी ले सकते हो, ये थोड़ा सा शो करने के लिए हमने अलग से लिया कि क्लोज द बुक्स। और ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसी चलती रहती है, हर साल चलती रहती है। कहने का मीनिंग क्या होता है, अभी आपको मैं बताऊं कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो मैं आपको टर्म भी बता देता हूँ। फाइनेंशियल टर्म, फाइनेंशियल टर्म है एक तरह की फाइनेंशियल ईयर। आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। आपने सुना तो बहुत बार होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। जैसे अगर आप इस साल की बात करें, 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ है अब ये, और ये फाइनेंशियल ईयर 2025 को खत्म होगा। हमारी जो बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनती है, इसी बात हिसाब से बनती है। बिजनेस की बैलेंस शीट इस हिसाब से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। ऐसे ही हमारे कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर का मीनिंग क्या होता है? जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक का होता है। लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे होंगे बुक के अंदर, आपको मिलेंगे। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर यही होता है। ठीक है, ये कैलेंडर ईयर है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में। मैंने आपको पहले बताया है कि आपको कुछ टर्म्स के बारे में जरूर मैं बताऊंगा। जैसे हमने बहुत बार बोला ट्रांजिशंस क्या है, बहुत बार आपने देखा कि ट्रांजिशंस क्या है ना। तो ट्रांजिशंस है क्या? ट्रांजेक्शन बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पर एक इवेंट वर्ड यूज किया गया, यहाँ पर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी लिख सकते हो। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे आपने कोई एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मान लो ये दो पार्टी के बीच कम से कम होगी, दो से ज्यादा पार्टी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या हो सकता है? एसेट डिक्रीज हो सकती है, लायबिलिटी डिक्रीज हो सकती है, एसेट बढ़ सकती है। ये देखो ये लिखा हुआ है, ट्रांजिशन इंक्रीज और डिक्रीज एसेट्स लायबिलिटी इक्विटी ऑफ ए बिजनेस। जैसे कोई भी सेल परचेज किया है, इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस के ऊपर। आपने बाय किया, इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस के ऊपर। आपने सेल किया, इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस के ऊपर। तो ये एक फाइनेंशियल इवेंट होता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन इज नॉट जस्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी, इट हैज फाइनेंशियल इम्पैक्ट। इम्पैक्ट होगा, यहाँ पर इम्पैक्ट वर्ड के लिए हमने इवेंट यूज किया है क्योंकि इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, इसका रिजल्ट जो होता है उसी हम इवेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन जब होती है तो उसका इफेक्ट जो होता है उसे इवेंट बोलते हैं। इवेंट को हम बोलते हैं रिजल्ट ऑफ ट्रांजिशन।
अगर आप इवेंट को डिफाइन करें तो क्या होता है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, दैट इज अ इवेंट। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है ट्रांजेक्शंस को फाइनेंशियल इवेंट। ये फाइनेंशियल इवेंट के रूप में सामने आता है। फिर इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, ये बात सेकंड पॉइंट में, हालांकि दोनों इंटरलेटेड है। यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट होगी, इनकम स्टेट इफेक्ट होगी। तो एक चीज थर्ड पॉइंट मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। इससे कोई ना कोई चीज एक्सचेंज जरूर हो रही है, चाहे आपने सेल गुड्स की तो आपको कैश मिला या आपकी डेटर बन गई, है ना। और ऐसे ही हमारे अकाउंट्स इससे प्रभावित होंगे, चाहे लाइबिलिटी है, चाहे एसेट्स है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे वो एक्सपेंस है। बच्चे एक चीज और ध्यान देना, ये बहुत सारी टर्म्स आपके लिए नहीं हो सकती हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर अब मैंने बहुत बार यूज किया है, जैसे अब मैं एक चीज यहाँ पर आपको टर्म बता ही देता हूँ, जैसे कैपिटल। अब मैट्रिक के स्टूडेंट आई है, 10th के स्टूडेंट आई है, अगर उनसे मैं पूछता हूँ, जब भी हम क्लास लेते हैं तो वो उनसे पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, बच्चे बोलते हैं राजधानी। अब बच्चों के लिए, मैट्रिक वालों बच्चों के लिए वो गलत नहीं है, राजधानी ही है। क्योंकि देखो हर एक लैंग्वेज में मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, अब मैट्रिक वालों के बच्चों के लिए वो राजधानी थी, लेकिन वही कैपिटल वर्ड, वही स्पेलिंग जब हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछा जाता है तो उसे हम पूंजी बोलते हैं। ठीक है, पूंजी बोल जाता है उसे हम। तो उस पूंजी को क्या बोलते हैं हमने। ठीक है, तो कहने का मीनिंग कैपिटल क्या है, बेसिकली हम इसे अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर। अमाउंट इन्वेस्टेड, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर आई थिंक डेफिनेशन पढ़ी भी होगी और मैं नहीं तो लिख देता हूँ। हाँ जी, ये देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, ये कैपिटल है। ठीक है, तो ये एक टर्मिनोलॉजी आपके लिए। कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ, अमाउंट इन्वेस्टेड कह दो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, दैट इज कैपिटल। ऐसे ही आपसे पूछा जाए बच्चे, कैश क्या है, मैं अगर अब किसी से भी पूछे कैश क्या है, तो सभी लोग यही, एक लेमैन तो यही कहेगा कैश का मीनिंग क्या है, कि हमारे पास जो अमाउंट है वो कैश है, बस ये बोला जाएगा, जो करेंसी है वो कैश है। लेकिन इसे हम डिफाइन करने के लिए क्या हुआ, कि उसे हम इमीडिएटली यूज कर सके। यहाँ पर डेफिनेशन देखो, मनी रीडली अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज, जो ऐसा पैसा जिसे हम तुरंत यूज कर सके, इतना लिक्विड की तरह, पानी की तरह होता है कैश। ठीक है ना, जिससे भी हम कहते हैं ना कि जैसे जब प्यासे को क्या चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं चाहिए, उसे पानी चाहिए। तो वैसे ही बिजनेस के अंदर कैश को एक पानी की तरह होता है, उसी समय इतना लिक्विड होता है, हर एक को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, मनी रीडली अवेलेबल फॉर इमीडिएट पेस यूज। देन ऐसे ही थर्ड पॉइंट हमारे पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है, गुड्स मटेरियल ऑफ ए बिजनेस होल्ड फॉर सेल। ऐसी गुड्स या मटेरियल, जो भी कपड़े का बिजनेस है, क्लोथ है, उनके लिए है। ठीक है ना, फर्नीचर की शॉप के लिए फर्नीचर क्या है, इन्वेंट्री है, गुड्स मटेरियल ऑफ ए बिजनेस होल्ड फॉर सेल, जिसे हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल लाइन में डिफाइन करने की कोशिश की है हमने स्टूडेंट यहाँ पर। ऐसे ही थर्ड पॉइंट आया अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड यूज करता हूँ, डेटर। ठीक है, डेटर बच्चे मैं आपको बड़ा बारीकी से बताने वाला हूँ, DEBTUR। इसको कई स्टूडेंट बोलते हैं डेप्टर, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, हमें बहुत, क्योंकि हमें ये आदत होती है कि इंग्लिश का एक एक वर्ड बोलना है। ठीक है, तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड साइलेंट रहते हैं, अकेला डेट्स, DE, है ही नहीं, एक तरह का साइलेंट है, डेट्स बोलते हैं, और डेट्स से बन गया डेटर। तो जिन कस्टमर को हम उधार सेल करते हैं, जैसे बोलते हैं डेटर are those person to whom goods are sold on credit. Goods are sold on credit. Debtor are those person to whom, जिनको, debtor are those person to whom goods are sold on credit, जिनको हमने उधार सेल किया है।
ठीक है। और उसी से हमारे पास आगे जाके बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है मनी ओन्ड बाय कस्टमर, डेटर हमारे कस्टमर ही तो है, फंड बाय कस्टमर फॉर गुड्स सर्विस और क्रेडिट। जिनको हमने उधार माल बेचा है उनसे जो पैसा लेना है उनको हम अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, ऐसे ही उनको डेटर बोला जाता है। अकाउंट पेबल क्या है, जो सप्लायर हमें उधार सेल करते हैं, मनी ऑन टू सप्लायर, जो पैसा हमने देना है उसे अपने अकाउंट पेबल बोलते हैं। इसी से ये क्रेडिटर, इनको इंग्लिश बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर अकाउंट पेबल का नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको भी। हाँ जी, आई थिंक आपको कुछ बातें क्लियर होंगी। कैपिटल, कैश, ठीक है, ट्रांजेक्शंस, इवेंट, है ना। तो ऐसे ही एक वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है रेवेन्यू। आमतौर पे जब किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है रेवेन्यू क्या है, मैं प्लस टू वाले बच्चों के लिए खास तौर पे कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म ऐसे ही रह जाएंगे उनके लिए, क्योंकि पास तो हो जाते हैं लेकिन नंबर भी अच्छे आते हैं, लेकिन अभी अभी क्या है, गो थ्रू नहीं हुए इतने इतने ज्यादा, ठीक है ना। तो रेपिटेशन नहीं हुआ लाइफ में, तो रेपिटेशन होना बहुत जरूरी है। रेवेन्यू का मीनिंग इनकम जनरेट कहते हैं हम, इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग गुड्स। कहीं से प्रॉफिट बोल देते हैं, प्रॉफिट नहीं है, बस मैं आपको ये कहने वाला हूँ, रेवेन्यू इज नॉट ए प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या है, जो आपने सेल की है उसकी टोटल अमाउंट है। लाभ लाभ मान लो आपने 10 लाख की सेल किया, वो रेवेन्यू है आपकी, इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विस को रेंट किया जाता है, गुड्स को सेल किया जाता है। तो जो भी आपने गुड्स सेल की है, सर्विस प्रोवाइड किया है, उससे जो आपको इनकम जनरेट हुई है उसे आप रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है। प्रॉफिट और रेवेन्यू में यही डिफरेंस होता है एक तरह का, कि प्रॉफिट क्या होता है, आप जो रेवेन्यू हुई है उसमें से एक्सपेंस लेस होंगे। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंस क्या है। एक्सपेंस क्या है, जो कॉस्ट एंकर टू रनिंग द बिजनेस। जो भी बिजनेस को चलाने में आपने कॉस्ट लगाई है, आपने रेंट दिया, आपने सैलरी दिया, आपने सप्लायर को रॉ मटेरियल का पैसा दिया, वो सारा क्या एक्सपेंस है। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस लगते हैं तब जाके हमारे पास प्रॉफिट आता है। ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। और एक चीज आपको मैं बीच बीच में कुछ टर्म ले रहा हूँ, जैसे ऊपर की टर्म मैंने लगभग सारी टर्म ली है। और यहाँ पर एक वर्ड आता है लेजर। ए बुक वेयर ट्रांजेक्शन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल टू सेपरेट अकाउंट्स। कहता है कि एक बुक होती है, ये भी एक ग्रुप ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर दिस लेजर। ठीक है, जितनी भी जनरल में रिकॉर्ड एंट्री होती है उनके आप अलग अलग अकाउंट्स बना लोगे, उन्हें अकाउंट्स को आप, सब अकाउंट्स को क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल वे से आपने एंट्री की, जनरल एंट्री की, और उसी के हिसाब से फिर आप लेजर प्रिपेयर करते हो। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ आया होगा। और मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि जो बच्चे चाहे +1 के हैं, चाहे +2 के हैं, चाहे बीकॉम पार्ट 1 के हैं और सीए फाउंडेशन के हैं, इवन कि सीयूईटी के हैं, उन बच्चों को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास अकाउंटिंग सीखने के लिए तभी हमें हम प्रॉपर सीख सकेंगे कि अगर हमें टर्मिनोलॉजी आती है, अकाउंटिंग का रियल मीनिंग समझ सके। तो मैं आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं। हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा है, देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। फिर हमने ये सीखा, उसकी प्रोसेस को सीखा। हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी, कैपिटल क्या है। हमने सीखा बैलेंस शीट क्या है। मैं बैलेंस शीट के बारे में आपको शायद आई थिंक नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जब भी स्टूडेंट से पूछता हूँ ना बैलेंस शीट क्या है, तो बच्चे बोलते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी। नो डाउट बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटी है, लेकिन एक लैंग्वेज के रूप में बताना कि इट्स शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन स्पेसिफिक डेट, एक पर्टिकुलर डेट को ये बनाई जाती है। ठीक है। तो कैपिटल, बैलेंस शीट, और ऐसे कैश क्या है। फिर आपने इसके अलावा देखा डेटर क्या है। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। ऐसे अकाउंट्स पेबल देखा आपने, लेजर चेक किया, है ना, लेजर क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, रेवेन्यू क्या है। ये चीजें उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी ली है आज के टॉपिक में। हम आने वाले लेक्चर के अंदर भी ये देखेंगे। और मैं चाहूंगा कि अब जैसे कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं बीकॉम की, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे।
बहुत सारे टॉपिक कवर होंगे जो आपके प्लस टू में किसी वजह से रह गए, अधूरे रह गए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, उनका क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम रियल में उन्हें जब अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो देखने को मिलता है, लेकिन बच्चों को वो पता नहीं होता ये कहाँ अप्लाई हो रही है। हम आपको वो बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई किया, आपने अप्लाई भी कर दिया लेकिन पता नहीं चला अप्लाई कहाँ हुआ है। ठीक है, उन चीज़ों को हमने बड़े ब्रीफली समरी रूप में, ब्रीफली रूप में बताया जाएगा आपको कि आप उसे समझ सकें। ठीक है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ आपकी ऑब्जेक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में आपको वही पूछा जाता है। आपको सिंपल इतना ज़्यादा डिटेल में बैलेंस शीट नहीं बनवाई जाती, वहां से सिंपल ये पूछा जाएगा कि व्हाट यू मीन बाय बैलेंस शीट। आप शो को इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। आपसे पूछा जाएगा व्हाट यू मीन बाय कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस। ठीक है, कैपिटल हो गया। ऐसे एक टर्म और बता दूं मैं जाते जाते आपको कि ड्राइंग क्या है। अब ड्राइंग क्या होता है? अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, दैट इज ड्राइंग। अब पर्सनल यूज क्या हो सकता है? आपके घर के खर्चे हो सकते हैं, आपके बच्चों की फीस हो सकती है, आपने बीमा करवाया उसकी पॉलिसी की पेमेंट की आपने, तो ये सारी क्या है? ड्राइंग है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, हम लेटर ऑन इनको अच्छी तरह और भी सीखते रहेंगे, जैसे जैसे हम इनको रिपीट करते रहेंगे हम उन्हें समझ सकेंगे। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू।